इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक तो है एक्वेटिक प्रोडक्टिविटी और उसके बाद एनर्जी फ्लो एंड फूड चेन वाला पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहली हमारे पास टर्म आ रही है बेसिक या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है कि ये वो रेट है जिस पर जो सनलाइट है या जो रेडिएंट एनर्जी है उसको जो प्लांट्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये बोलेंगे कि प्लांट्स या फाइटोप्लैंक्टन्स सनलाइट को यूज करके फूड बनाते हैं। इसी प्रोसेस की स्पीड को हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, यानी किस रेट के ऊपर, किस स्पीड के ऊपर जो है फोटोसिंथेसिस हो रही है। ऐसे हमारे पास एक और टर्म भी आती है यहाँ पर, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन। सिंपल पी पी करके उसको हम जो है लिख सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। ये है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक टर्म आती है प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, हम सिंपल यहाँ पर बोलते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कार्बन सोर्स। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये आपके इनऑर्गेनिक कार्बन सोर्सेज हैं, तो इनका यूज करके ऑर्गेनिक मैटर को बनाना उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसमें आप पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के हिसाब से देखते हो। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, यानी ये जो प्राइमरी प्रोडक्शन है ये किस रेट से चल रहा है। तो हमने यहाँ पर जो ध्यान देना है वो देना है रेट का। क्योंकि यहाँ जब हम रेट की बात करें, जैसे यहाँ पर भी आप देखो रूल ऑफ रेट, ये क्या हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी हमेशा टाइम के साथ मेयर होती है, जैसे कि पर डे या पर ईयर के हिसाब से। अब इसीलिए प्रोडक्टिविटी का मतलब टोटल अमाउंट नहीं होगा, बल्कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि कितना फास्ट प्रोडक्शन हो रही है। वरना जनरल मैंने आपको बता दिया कि जो वो प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन उसको हम बोलते हैं, जो सिंपल हम बात करते हैं कि कितना प्रोडक्शन आपका हुआ है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टर्म जो है वो हमारी हो गई क्लियर। अब हम बात करेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या जीपीपी। जीपीपी का मतलब है सिंपल के टोटल फोटोसिंथेसिस जो है वो कितना हुआ, यानी जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ था, इंक्लूडिंग वो एनर्जी जो प्लांट रिस्पिरेशन में यूज होगी वो भी इसके अंदर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखो, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस कितना हुआ इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन द रिस्पिरेशन। दिस इज रिस्पिरेशन के प्लांट ने जो फोटोसिंथेसिस किया, जो उसने ऑर्गेनिक मैटर तैयार किया, अब उसमें से कुछ जो है वो अपने लिए भी यूज करेगा, रिस्पिरेशन वगैरह के लिए भी, तो वो सब इसमें हम इंक्लूड करेंगे। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो उसको हम बोलेंगे कि टोटल फोटोसिंथेसिस कितना हुआ या टोटल एसिमिलेशन कितनी हुई है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या एनपीपी। ये वो एक्चुअल एनर्जी है जो प्लांट के पास बचती है आफ्टर रिस्पिरेशन, ये आपने बस याद रखना है। सिंपल वर्ड्स में आप यही बोलोगे कि एनपीपी ही वो एनर्जी है जो फूड चेन के नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये आपने याद रखना है। सिंपल यानी अगर हम क्या करते हैं कि जीपीपी जो था उसमें से जो रिस्पिरेशन वाला पार्ट है उसको माइनस कर देते हैं, तो आपका एनपीपी आ जाएगा जीपीपी माइनस और दैट इज रिस्पिरेशन, तो वो आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। ये फार्मूले वगैरह ये आपको, मतलब फार्मूला क्या है, सिंपल इक्वेशन है, तो ये आपको नोट्स वगैरह में भी अलग से मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है न्यू कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। ये वो ऑर्गेनिक मैटर है जो हेटेरोट्रॉफ्स जो है वो यूज नहीं कर पाते। मैथमेटिकली आप इसको मतलब इस तरह से लिख सकते हैं कि एनपीपी माइनस हेटेरोट्रॉपिक कंजम्पशन। जैसे यहाँ देख सकते हो एनपीपी माइनस हेटेरोट्रॉपिक कंजम्पशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका न्यू कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, यानी जो हेटेरोट्रॉफ्स यूज नहीं करेंगे ऑर्गेनिक मैटर वो आपका न्यू कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। ये जनरली सीजनल या एनुअल बेस के ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें ग्रोइंग या सीजन या ईयर के बेस पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रोडक्टिविटीज। वैसे तो ये टर्म आगे सेकेंडरी प्रोडक्ट आएंगी नेक्स्ट स्लाइड में, बट यहीं इसको हम देखेंगे कि क्या होता है। तो सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स जो है उनसे रिलेटेड होती है। जैसे हम नेक्स्ट भी इनकी जो है वो थोड़ा सा बात करेंगे, यानी इसमें आप सिंपल बोलो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स वगैरह जो आपके कंज्यूमर्स आ गए उनसे रिलेटेड है। इन्हें हम ग्रास और नेट में डिवाइड नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि सेकेंडरी टर्शियरी प्रोडक्टिविटीज इनको हम नेट या ग्रास प्रोडक्टिविटी के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है बना हुआ है
क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके तैयार किया, फूड ऑलरेडी बना हुआ है, इसको बस कंज्यूम करना है। तो ये इसका रीजन रहता है कि ये क्योंकि अभी आप देखो तो काफी कंसेप्चुअल पेपर जो है वो आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से एक एक पॉइंट जो है वो समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ लॉ तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो स्टैंडिंग बायोमास यहाँ पर है एक, इसमें आप ये सिंपल देखें कि स्टैंडिंग बायोमास और प्रोडक्टिविटी सेम चीज नहीं है, बस ये यहाँ पर बताया गया है। स्टैंडिंग बायोमास सिर्फ एक टाइम पर प्रेजेंट जो टोटल मास है उसको हम बोलेंगे, यानी कि टोटल मास कितना है उसको हम बोलेंगे, वो स्टैंडिंग आपका बायोमास आ गया। जबकि प्रोडक्टिविटी एक डायनामिक प्रोसेस है, दैट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये भी आपने याद रखना है, प्रोडक्टिविटी क्या है, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन की जैसे हमने ऊपर बात की थी कि रेट के हिसाब से। बाकी फाइनली प्रोडक्टिविटी को हम इकोसिस्टम के कंटेक्स्ट में देखते हैं। ये जो फूड चेन है और फूड चेन है हमारी, और जो एनर्जी फ्लो है उसको समझने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो वाले हमारे दोनों टॉपिक्स, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, वो भी यहाँ पर हम जो है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके ऊपर आते हैं हम। ये जैसे ऊपर हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात की, उसी का ये थोड़ा सा है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम प्राइमरी प्रोडक्ट की बात करें तो प्राइमरी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है कहाँ, विद सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे ऊपर हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था प्राइमरी प्रोडक्शन का, कि वो क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको आप आप मीन्स जो प्लांट्स हैं, जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, वो बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, या उसके अलावा जो मिनरल आयंस वगैरह हैं उनका यूज करके जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये आपका जो पूरा यानी फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है वो आ जाता है। तो वो ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, जो आप जो है सभी जानते हो, पढ़ते हो। बाकी ये दूसरा जो ये रिएक्शन है, बस इसमें ये आप याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो इवाल्व होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम के ऊपर, वो वाटर की स्प्लिटिंग से होती है, ना कि CO2 से। तो CO2 का जैसे यूज जो है आप जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट बनाने में जो है वो किया जाता है, इसमें इतना कुछ नहीं है। ये एक अल्टरनेट पाथवे भी, ये आप जैसे जानते ही हो कि फोटोसिंथेसिस के अलावा जो कुछ हमारे जैसे बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी का यूज करके जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को तैयार कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज करके जो है वो खाना बना सकते हैं, जिसको हम केमोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये एक अल्टरनेट पाथवे है उसका। बाकी इसमें इतना ज्यादा है नहीं है। ये हमारे पास तीन और यहाँ टर्म्स आ रही हैं, द मेयर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। जैसे ऊपर स्टैंडिंग क्रॉप की अभी हमने बात भी की थी कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, टोटल बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी आपने ये याद रखना है इसमें कि ऑर्गेनिज्म का टोटल बायोमास जो कि किसी एक एरिया के अंदर कितने टाइम तक, हम एक पर यूनिट टाइम की यहाँ पर बात करते हैं, उसको स्टैंडिंग ग्राफ बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट आपने रखना है याद यहाँ पर कि यूनिट टाइम की हम बात करते हैं स्टैंडिंग ग्राफ के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा यहाँ पर जैसे ये फार्मूला ग्रोथ वगैरह के लिए dN/dt इज इक्वल टू RN। तो यहाँ पर ये अगर आप देखो R जो है आपका इंट्रिंसिक जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो आ जाता है। बाकी ये अपने ग्रोथ जो ऐसे पढ़ा होगा फार्मूला, यहाँ इसकी इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं है। दूसरा यहाँ पर रेट ऑफ रिमूवल सिंपल क्या हो गया कि लॉस और यील्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इकोसिस्टम पर यूनिट टाइम पर एरिया, यानी कितना जो आपका सिंपल हम बोलें कि रिमूव हो रहा है वहां से। जैसे चाहे आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो उसके थ्रू रिमूवल हो रही है, या प्रिडेशन के थ्रू, या डिजीज कोई हुई, या यानी नेचुरल या कोई भी काज, किसी भी वजह से अगर आपकी जो टोटल जो यील्ड है या जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका लॉस हो रहा है तो उसको रेट ऑफ रिमूवल बोलते हैं। बाकी रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये ऊपर भी हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड इन स्पेस पर यूनिट टाइम। तो कितने टाइम में कितने एरिया के अंदर आपकी प्रोडक्शन हुई, दैट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल ये ऐसे कुछ टर्म्स थी। बाकी ये जो है इसमें इतना कुछ नहीं है, ये कुछ आपके वेरिएबल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, या आप कह लीजिए जो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसको कंट्रोल करते हैं। तो उसमें आगे भी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको थोड़ा देखेंगे। फिलहाल मोटा मोटा ये है कि टेम्परेचर जो है वो जो है कंट्रोल करता है आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। जैसे अगर हम यहाँ पर याद रखें तो ये आप याद रख सकते हो कि विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डबल्स और ट्रिपल्स। यानी अगर मान लो कि 10 डिग्री जो टेम्परेचर है बढ़ गया तो जो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी वो डबल हो जाएगी। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि अगर टेम्परेचर
जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो देन इट बिकम्स इनहिबिटरी, यानी वो एक रेंज है। अगर एक्सट्रीम में चला जाए तो फिर ऐसा नहीं होगा, वरना ऐसे आप याद रखोगे कि टेम्परेचर जो है वो अगर इंक्रीज कर रहा है या जैसे यहाँ पर ये हमने 10 डिग्री रूल की बात की कि हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज के ऊपर जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है, बट कब तक, जब तक कि वो टेम्परेचर हाई एक्सट्रीम के ऊपर नहीं पहुंच जाता तब वो इनहिबिटरी एक्शन शो करेगा। बाकी लाइट की इंटेंसिटी कितना है, देन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितना है, बिकॉज वी नो कि ये इंपॉर्टेंट आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है आ जाता है इनऑर्गेनिक मटेरियल में उसका यूज करके, क्योंकि प्लांट जो है वो बनाता है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट मिनरल सप्लाई हो गई, या उसके अलावा जो मेटाबोलाइट्स हैं उनकी प्रेजेंस, और जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है जहां पर उस सेल की कंडीशन कैसी है, एज कैसी है और क्लोरोफिल कितना है, ये सभी फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेन फैक्टर्स जो है इनका अभी यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर हम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये भी काफ़ी। सबसे पहले लाइट इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो लाइट इंटेंसिटी है, जिसे हम प्राइमरी मूवर भी बोलते हैं। तो ये लाइट इंटेंसिटी या प्राइमरी मूवर यानी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये आप याद रखेंगे। सनलाइट और ओके सो सनलाइट जो है वाटर सरफेस के ऊपर आती है, लेकिन जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है तो लाइट जो है वो कम होती जाती है, ये चीज़ हम जानते हैं। अब ये जो ग्राफ है इसमें भी वही चीज़ है कि डेप्थ बढ़ने पर लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। तो बस अब ये सिंपल आपको पता ही है कि हम लास्ट वाले काफ़ी जो यूनिट्स हैं उनमें हम टॉपिक्स में ये बात कर भी चुके हैं। और फोटोसिंथेसिस जो है एक लिमिट तक इंक्रीज करके फिर डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें ये जो है ग्राफ में आप देख सकते हो, यानी वाटर में जो डिजॉल्व पार्टिकल्स हैं या उसके अलावा जो टर्बिडिटी कह लीजिए, उसकी वजह से क्या होता है कि लाइट एब्जॉर्ब होती है, उसके साथ साथ स्कैटर भी हो जाती है। इसलिए सिर्फ जो अपर लेयर होती है जो हमने पढ़ा था फोटिक जोन, तो फोटिक जोन जिसको हम बोलते हैं उसी में जो है आपको जो फोटोसिंथेसिस है इफेक्टिवली वो देखने को मिलती है। अब इसमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, एक तो ये कि सरफेस पर आने वाली लाइट का ऑलमोस्ट 50% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखो ये 50% इंसिडेंट लाइट वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 80% जो है वो सिर्फ अपर 10 मीटर में जो है जाकर के एब्जॉर्ब हो जाती है, और बाकी जो 0.1 से 0.2% ही बची वही एक्चुअल फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होती है। तो बस इसमें ये आप याद रख सकते हैं 0.1 से 0.2% फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट होगी। और दो जो हमारा सेकंड आता है टेम्परेचर, ये जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास। ऊपर वाली स्लाइड में भी मैंने थोड़ा आपको जो बताया था, उसके अलावा यहाँ हम देखें तो मॉडरेट टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करता है जैसे मैंने कहा था, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर जो है वो हमने जैसे ऊपर वाली स्लाइड में बात की थी कि तब इनहिबिट करेगा, क्योंकि जो इंजाइम्स हैं ये उनको डैमेज कर देता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर अगर हाई एक्सट्रीम पे चला गया, इंजाइम्स डैमेज हो जाएंगे, इससे फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। उसके अलावा इसमें ये भी है कि जो आपका हाई टेम्परेचर है उससे सरफेस वाटर जो है वो गर्म हो जाएगा, और जो मिक्सिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। हमने पढ़ा है ना जो वाटर जो है वो रिप्लेस करता है हॉट वाटर, जो है कोल्ड वाटर ऊपर आ जाता है, हॉट वाटर जो है उसको रिप्लेस करने के लिए। तो जो वार्म वाटर है जैसे हमने कहा कि टेम्परेचर ज्यादा है तो गर्म होगा, तो मिक्सिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे जो एल्गी हैं वो कभी कभी फोटिक जोन के नीचे चली जाती हैं। और फोटिक नोट जोन के नीचे क्या होता है, वहां पर तो हम जानते हैं कि लाइट नहीं जाएगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर जैसे क्रिटिकल डेप्थ जो है, यहाँ पर एक ये टर्म है, ये भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यहाँ जैसे क्रिटिकल डेप्थ जो टर्म है, ये वो डेप्थ होती है जहां पर टोटल फोटोसिंथेसिस जो है वो टोटल रेस्पिरेशन के इक्वल होता है। जैसे कंपेंसेशन जो पॉइंट है, ये मैंने आपको जो है वो बताया था, हमारा जो एक पीछे एक टॉपिक था वहां पर, और लास्ट टाइम वाला जो एग्जाम है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन जो है वो आई गेस के पूछा गया है। कंपेंसेशन पॉइंट आपका या कंपेंसेशन डेप्थ, ये हमने टर्म्स पढ़ी थी पीछे। तो क्रिटिकल डेप्थ भी ये टर्म जो है उसी के साथ एसोसिएटेड है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। जहां पर फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाता है टोटल रिस्पिरेशन के, अगर इस डेप्थ के ऊपर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो जो इकोसिस्टम है वो प्रोडक्टिव होगा। तो ये पॉइंट आप देख सकते हो। और क्या, अगर इस डेप्थ के ऊपर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो मतलब इकोसिस्टम जो है वो क्या होगा, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट सप्लाई की अगर हम बात करें
तो ये आपका थर्ड फैक्टर आ जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। न्यूट्रिएंट्स की क्योंकि अवेलेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करती है। सिंपल इसमें हम ये समझेंगे कि जहाँ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसी वजह से न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट या यूट्रॉफिकेशन से प्रोडक्टिविटी सडनली जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ये यूट्रॉफिकेशन का हमने अच्छे से देखा भी है। यहाँ बस जैसे ये एक पॉइंट है कि प्रोडक्टिविटी यूजुअली न्यूट्रिएंट लिमिटेड होती है। जैसे ये आप देखो, प्रोडक्टिविटी न्यूट्रिएंट लिमिटेड, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो ये बस इसका आपने यहाँ पर पॉइंट याद रखना है। बाकी ग्रेजिंग रेट्स अगर हम देखें तो लास्ट जो फैक्टर हमारे पास इस स्लाइड में है, बाकी हमने ऊपर मोटे मोटे और भी देखे थे, बट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम डिटेल में देखना जरूरी है। तो ग्रेजिंग रेट्स ये क्या हो गया, यानी कि जो जू प्लैंक्टन्स हैं वो फाइटोप्लैंक्टन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। हम जानते हैं ये बात। अब कभी कभी इतना ज्यादा ग्रेजिंग होता है कि 90% से भी ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो इशू आ जाता है। रिसाइकलिंग कंसेप्ट में क्या है कि जो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे ऊपर हमने बोला कि जो डेड प्लैंक्टन है वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं, जो फिर से फाइटोप्लैंक्टन जो है उसको वो यूज कर सकते हैं। इसे इकोसिस्टम में जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग है वो होती रहती है। तो ये हो गया ओवरऑल, यानी प्रोडक्टिविटी के हमने 4 फैक्टर्स यहाँ जो देखे हैं मेन लाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट और ग्रेजिंग वाला। तो बाकी ये क्या होता है ग्रेजिंग रेट, ये आपने थोड़ा याद रखना है। बाकी क्रिटिकल डेप्थ का जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रिएंट लिमिटेड फैक्टर हैं, यानी जो जैसे हमने कहा रिगार्डलेस ऑफ द स्पीशीज कंपोजिशन। तो ये आ गया हमारा फैक्टर्स वाला पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। अब हम अगर जैसे हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखी, तो वहाँ पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का भी मैंने आपको थोड़ा बताया था कि यहाँ सिंपल वर्ड्स में आप ये समझें कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है वो रेट जिसके ऊपर जो कंज्यूमर्स हैं, जिसमें सभी एनिमल्स वगैरह आ जाएंगे, जो कंज्यूमर्स हैं वो एनर्जी को स्टोर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो आपकी आ जाएगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, अगर हम इजी लैंग्वेज में देखें। बेसिक जो यहाँ डेफिनेशन है इसमें जैसे आप देखें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनिमल जो है वो कंज्यूमर हैं। हम जानते हैं कंज्यूमर जो चेन है प्लांट फीडिंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है, जिन्हें हम जैसे प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। आप जानते हैं इन्हीं कंज्यूमर के लेवल के ऊपर जो प्रोडक्शन होती है तो वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है वो कहलाएगी। तो ये जो यहाँ पर है इस डेफिनेशन के हिसाब से हम ऐसे देख सकते हैं, वरना जो सिंपल मैंने बोला सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, वो रेट जिसके ऊपर कंज्यूमर्स एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। और इस डेफिनेशन में जैसे ये सिंपल आ गया कि जो एनिमल कंज्यूमर चेन प्लांट क्योंकि फीडिंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है, तो हम उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। इन्हीं कंज्यूमर के लेवल के ऊपर जो प्रोडक्शन होगी तो उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है वो बोल देंगे। अब इसमें एक और चीज़ ये आ जाती है कि नेचर के अंदर डिवीजन इतना क्योंकि क्लियर नहीं है। जैसे यहाँ अगर आप देखो कि डिवीजन रिमेन जो है वो इतना क्लियर कट नहीं है ओमनीवोर्स के अंदर, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिजम्स ओमनीवोरस हैं, तो मतलब वो प्लांट्स को भी खाएंगे तो एनिमल्स को भी खाएंगे, इसलिए फूड चेन जो है वो ओवरलैपिंग होती है। तो फिर भी जो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हेल्पफुल है कि हम ट्रैफिक लेवल और इकोसिस्टम स्ट्रक्चर जो है उसको समझ सकें। अब जैसे ये हमारे पास ये जो है पाथवे ए बी दी गई है। पाथवे ए जो है इसमें पैलेजिक कंज्यूमर चेन है, तो इसमें पैलेजिक फूड चेन जो है वो दी है जो यानी ओपन वाटर में होती है। तो पैलेजिक फूड कंज्यूमर चेन ये सिंपल कौन सी होगी, जो ओपन वाटर के अंदर होती है। हमने ओपन जैसे ओपन ओशंस वगैरह या ओपन वाटर हमने डिफरेंट जोन्स पढ़े थे अपने वाटर बॉडीज के। यहाँ पर जो पहला स्टेप है आपका जैसे फाइटोप्लैंक्टन, ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। सेकंड स्टेप जो है हर्बीवोर्स आपके आ जाते हैं, जू प्लैंक्टन यानी जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। देन आपके प्रीडेटरी जू प्लैंक्टन जो छोटे जू प्लैंक्टन को खाएंगे। देन आपका फोर्थ जो स्टेप है, इन दोनों को फिशेस जो है वो कंज्यूम करती हैं, यानी जो आपके ऊपर वाले हैं। और जो यहाँ पर फाइनल में अगर हम देखें तो आपका जो टर्मिनल कंज्यूमर हैं वो आपकी प्रीडेटरी फिशेस होंगी।
यहाँ ये चेन जो है बेसिकली वाटर कॉलम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर को शो कर रही है। बाकी ये पाथवे बी अगर यहाँ देखें तो ये दूसरी चेन है बेंथिक फूड चेन, जो वाटर के बॉटम में होगी। तो ये ओपन ओशन की थी या ओपन वाटर की, ये आ गई बेंथिक, जो आपके बेंथिक ऑर्गेनिज्म हैं वाटर के, जो बिल्कुल बॉटम के अंदर रहते हैं। यहाँ भी वही है सिंपल के स्टेप 1 में जो है अगर हम देखें तो बेंथिक प्लांट्स और ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स जो है वो हैं। सेकंड जो स्टेप है यहाँ पर बॉटम डिवेलिंग एनिमल्स जैसे कि वर्म्स हो गए या बाकी बेंथिक ऑर्गेनिज्म जो है वो आ जाएंगे। और फाइनल में जो है बॉटम जो आपकी फीडिंग फिशेज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये चेन मेनली बॉटम इकोसिस्टम या सेडिमेंट बेस्ड एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ मतलब एक सिंपल ये ओवरलैप रूल जो है ये यहाँ पर दिया गया है कि नेचुरल जो वाटर बॉडीज होती हैं उनमें कोई भी फूड चेन कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होती। पैलेजिक और बेंथिक जो चेन्स हैं वो हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो मतलब इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो इंटरकनेक्टेड है। तो इसमें बस ये सिंपल है। ओवरऑल यानी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमें बताती है कि कंज्यूमर एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करते हैं। और ये तो हमारी जो है ये फूड चेन का इसमें थोड़ा सा ये आ जाता है। बाकी यहाँ पर जैसे ऊपर हमने अभी देखा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वगैरह, तो यहाँ रिलेशन है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी प्रोडक्टिविटी के अंदर। पूरा आपका प्रोडक्टिविटी का जो तीनों का है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ हम 3 लेयर्स हैं उनके हिसाब से देखें, जैसे ये आपके ग्रीन प्लांट्स आ गए, देन हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं। यानी ये आपका जो है प्राइमरी जो आपके प्रोडक्टिविटी वाला आ जाएगा, देन आपकी सेकेंडरी, और देन जो आपकी टर्शरी प्रोडक्टिविटी है उसकी ये 3 लेयर्स हैं। तो स्टार्ट जो है वो बेस से करेंगे हम, यानी प्रोड्यूसर से, जो आपकी ये लेयर 1 है नीचे प्रोड्यूसर, जिसमें आपके ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं। इसमें जैसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसमें आप ये याद रखें कि जो आपका पोन्ड्स वाला पार्ट है उसमें मेनली आपको एल्गी जो है वो देखने को मिलेगी प्रोड्यूसर्स या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जब आप बात करोगे। तो पोन्ड्स के अंदर मेनली आपकी एल्गी होती है। और अगर हम ओशन की बात करें तो ओशन के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा जो आपकी डाई एटम्स हैं वो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में जो है वो आ जाते हैं। तो या इसकी बात करते हैं प्रोड्यूसर एट द बेस वी हैव ग्रीन प्लांट्स, या जैसे मैंने बोला एल्गी डाई एटम्स वगैरह आ जाएंगे। प्लांट जो है वो रिसीव करते हैं इंसिडेंट लाइट, दैट इज सनलाइट। इंसिडेंट लाइट क्या हो गया, आपकी जो सनलाइट है और उसको रिसीव करेंगे। जैसे ऊपर हमने बात की थी कि स्मॉल फ्रैक्शन एब्जॉर्ब होती है और वो एब्जॉर्ब लाइट जो है उसको फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज किया जाता है, जिसमें हमने जीपीपी एनपीपी ये ऊपर बातें कर ली हैं। सो ऑलरेडी हम ये चीज ऊपर बात कर चुके हैं। तो सेकंड जो आपकी लेवल आती है दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, या जो आपके आ जाते हैं ये हर्बीवोर सॉरी जो आपके सारी हर्बीवोर्स जो है वो आ जाते हैं। तो नेक्स्ट ये जो लेवल है इसमें हर्बीवोर्स जो है मतलब क्या करते हैं, जो आपके प्लांट्स हैं उनको कंज्यूम करेंगे। प्लांट मटेरियल को कंज्यूम किया, अब होगा क्या, अब इसमें से कुछ तो एसिमिलेट होगा, कुछ अनएसिमिलेटेड होगा। ये आप यार एसिमिलेटेड कौन सा हो गया, यानी फूड जो उन्होंने यूटिलाइज किया, या सिंपल बोलो बॉडी ने जो यूज किया वो एसिमिलेटेड, और जो यूज नहीं किया बॉडी ने जिसमें आपका अनडाइजेस्टेड या वेस्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया उसको बोलेंगे अनएसिमिलेटेड। तो इसमें दो आ गए, यानी जो प्लांट मटेरियल कंज्यूम किया हर्बीवोर्स ने वो कुछ एसिमिलेट होगा, ये बॉडी यूज करेगी, कुछ जो है वेस्ट चला जाएगा, दैट इज अनएसिमिलेटेड। और यहाँ प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ ग्रास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आप बात कर सकते हो। ग्रास में हम सिंपल बोलेंगे एसिमिलेटेड फूड कितना था, और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में हम बात करेंगे ग्रोथ कितनी हुई आफ्टर रिस्पिरेशन। वही जैसे हमने जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जैसे रिस्पिरेशन का वो माइनस किया था, तो यहाँ पर भी जो है वो सेम चीज है कि नेट में आपने क्या किया, ग्रास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पिरेशन कर दिया। देन आपकी थर्ड लेयर दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स वाली आ जाती है, जिसमें आपके कार्निवोर्स आएंगे एट द टॉप, क्योंकि आप जानते हैं कि वी हैव कार्निवोर्स। यहाँ जो है ये हर्बीवोर्स को खाएंगे, और जितना भी खाना है नॉट ऑल फूड इज ईटन आर डाइजेस्टेड, ये चीज़ हम जानते हैं, सिर्फ फ्रैक्शन ही जो है वो एसिमिलेट होगा, जैसे नीचे भी हमने बात की थी। और यहाँ पर भी आप ग्रास टर्शरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी की बात करते हो। ग्रास टर्शरी वही होगी कि टोटल एसिमिलेशन कितना हुआ, और नेट जो है उसको हम बात करेंगे ग्रोथ कितनी हुई आफ्टर रिस्पिरेशन, यानी उसमें से रिस्पिरेशन को निकाल देंगे, तो ये सेम ही आपका जो है वो चलेगा। बाकी हम जानते हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जो है वो क्या होगा कि एनर्जी लॉस करती है 3 फॉर्म्स के अंदर। पहला जो है जैसे ये रिस्पिरेशन हमारे पास आ जाता है, दैट इज हीट लॉस, ये आपने याद रखना है।
हीट लॉस। दूसरा जो है अनएसिमिलेटेड जो है वो रहेगा, जो आपकी वेस्ट की फॉर्म के अंदर जो है लॉस होगा। और तीसरा होता है डीकम्पोजिशन, जो कि आपका डेड मैटर वगैरह है। तो ये 3 फॉर्म्स के अंदर एनर्जी लॉस होती है, ये आपने याद रखना है। रिस्पिरेशन, अनएसिमिलेशन और डीकम्पोजिशन, यानी कि हीट लॉस, वेट लॉस और डेड मैटर जो चला गया, तो एनर्जी ट्रांसफर इनएफिशिएंट है। सो हायर लेवल जो है, यानी उनको कम एनर्जी मिलेगी जैसे जैसे ऊपर जाएगी। बाकी हम ये जो है हमारा जो एनर्जी वाला टॉपिक है, एनर्जी फ्लो, वहां पर इसको देखेंगे। जैसे आप जानते भी हो कि 10% जो है वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाती है, मैक्सिमम 5 लेवल्स तक जो है सपोर्ट कर सकता है इकोसिस्टम। ये है जो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसको मेयर करने के लिए जो है हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उनको यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर जो है मेन तो हमारा जो पीछे वाला पार्ट था, यहाँ थोड़ा देखेंगे। यहाँ ये आप याद रख सकते हैं जो यूनिट है जिसमें हम मेयर करते हैं, इसको आप थोड़ा देख लें। बाकी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे 4 मेन मेथड्स हैं। एक स्टैंडिंग क्राफ्ट का है, पिगमेंट एनालिसिस है, डार्क और लाइट बॉटल का है, और कार्बन 14, जिसमें ये जो लाइट डार्क बॉटल वाला है ये सबसे जो है इम्पॉर्टेंट आता है, कार्बन 14। उसके बाद ये जो है मेथड पिगमेंट एनालिसिस का यहाँ पर दिया है। इसमें जो है मतलब सिंपल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को पिगमेंट एनालिसिस के थ्रू कैसे मेयर किया जाता है वो बताया है। थोड़ा मोटा मोटा ये देख लें कि सिंपल वर्ड्स में कि हम पानी में जो प्रेजेंट फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनके जो पिगमेंट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन के पिगमेंट्स स्पेशली जो क्लोरोफिल है, उसको मेयर करके ये चीज़ जो है उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस कितनी हो रही होगी। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, पिगमेंट एनालिसिस। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है ये, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू जो है वो हम करते हैं। यहाँ पर मतलब आप अगर थोड़ा मोटा मोटा देखें तो सिंपल, सबसे पहले वाटर सैंपल लिया जाता है। इस सैंपल को बॉटल में कलेक्ट करके उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह जो है जैसे ये है कि ऐड किए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट वगैरह। उसके बाद जो है उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने का पर्पज़ ये होता है कि पानी में जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट हैं फिल्टर पेपर पर कलेक्ट हो जाएं। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं कि फ़िल्टर को एसीटोन की लाइक जो कोई हमारे सॉल्वेंट है लाइक एसीटोन, उसमें रखते हैं, जिससे जो पिगमेंट हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। और यानी जो क्लोरोफिल है और जो दूसरे पिगमेंट्स हैं फाइटोप्लैंक्टन में, वो सभी सॉल्वेंट के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे आपके। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम उसको क्या करते हैं कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसकी हेल्प से उसकी जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी वगैरह होती है, वो जो है मेयर कर लेते हैं। सीधा आपने सिंपल जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मशीन होती है उसमें रखना, वो डिफरेंट वेव लेंथ जो लाइट की होती है उनके बेस के ऊपर जो है एब्जॉर्बेंस जो है वो कलेक्ट करता है। तो इन वैल्यूज की हेल्प से हम जो डिफरेंट क्लोरोफिल, उसमें जैसे क्लोरोफिल ए कितना है, क्लोरोफिल बी कितना है, तो उसके अलावा कैरोटीनाइड्स होते हैं, उन सब की कंसंट्रेशन निकल जाती है। क्लोरोफिल ए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो डायरेक्टली क्योंकि फोटोसिंथेसिस से लिंक है, इस तरह उसकी क्वांटिटी कितनी है वो देखकर हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा होगा। तो बस मतलब सिंपल ये इस तरह की ये टेक्निक है इन शॉर्ट। तो ये हमने इसको यहाँ पर जो है देखा। नेक्स्ट जो है लाइट एंड डार्क मेथड हमारे पास आता है। लाइट एंड डार्क जो बॉटल मेथड है, जैसे मैंने कहा था कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी टेक्निक आ जाती है। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय गार्डनर एंड ग्रैंड, ये थोड़ा स्पेलिंग है। तो इस मेथड में मतलब आप सिंपल ये देखें कि इसमें हम इसको ऑक्सीजन टेक्निक, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, एक ऑक्सीजन टेक्निक भी कहा जाता है। ये मेथड हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जो है उसको मेयर करने के लिए जो यूज़ करते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड्स में आ जाता है। और सबसे पहले हम अलग अलग जो डेप्थ है वहाँ से जो है वाटर सैंपल जो है उसको कलेक्ट करते हैं। फिर उसमें जो इनिशियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है उसको हम मेयर करते हैं, जो ये विंकलर मेथड है। इसका यूज़ करके जो है ऑक्सीजन उसमें कितनी है उसको हम स्टार्टिंग में जो है वो निकाल लेते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन लेवल जो है उसका ये नहीं पता चल गया कि ऑलरेडी उसमें जो है वो कितनी है। उसके बाद इस सैंपल को हम 2 बॉटल्स में रखते हैं, और एक जो है वो लाइट बॉटल रहेगी आपकी, और दूसरा जो है डार्क बॉटल जिसको LB या सिंपल L, और डार्क बॉटल जिसको आप D जो है वो करके जो है रख दोगे। और दोनों बॉटल्स को हम वापस से सेम डेप्थ पर जो है कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, यूजली 12 से 24 घंटे, या कई जगह जो है 6 आवर्स भी मैंने पढ़ा एक बुक में। तो उसको हम जो है रख देते हैं 6 आवर या से 12 से 24 आवर्स के लिए। अब डिफरेंस इसमें क्या है
कि जो आपकी लाइट बॉटल है वहाँ पर क्या होगा, लाइट अवेलेबल है तो वहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी और रिस्पिरेशन भी होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रख लें कि लाइट बॉटल जो है उसमें क्योंकि वहाँ पर लाइट प्रेजेंट है तो वहाँ पर क्या होगा कि आपकी फोटोसिंथेसिस तो हो रही है, साथ में रिस्पिरेशन भी हो रही है, यानी दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। जबकि जो डार्क बॉटल है उसमें क्योंकि डार्क में आपको फोटोसिंथेसिस तो देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वो डार्क है, उसमें बिल्कुल सनलाइट इंटर नहीं कर रही है, लेकिन रिस्पिरेशन तो वहां पर होगी, ऑक्सीजन कंजम्पशन होगी, तो वहां पर सिर्फ रिस्पिरेशन होगी। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो याद रखना है। जब एक्सपेरिमेंट के बाद ऑक्सीजन लेवल फिर हम मेयर करते हैं तो लाइट बॉटल और डार्क बॉटल जो है उनके वैल्यूज जो है उनको हम कंपेयर करते हैं। इन्हीं वैल्यूज से हम प्रोडक्टिविटी और रिस्पिरेशन जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल वगैरह दिया है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं कि इसको हम इतना यहाँ पर देखें, बस ये आप समझ लें। इसमें जैसे मैंने कहा कि जो हम यहाँ पर कैलकुलेट वगैरह करते हैं किस तरह से करते हैं, तो ये हो गया यहाँ पर इसका हमारा कैलकुलेशन का। बाकी ये जो है मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसमें ये इंक्लूड कर दूंगा, इसका फार्मूला वगैरह भी। अ, उसके बाद हमारे पास जो है आती है जो कार्बन 14 टेक्निक है। यहाँ पर भी हम ये क्या करते हैं कि फिल सैंपल इन 300 ml। अब जो है ये बॉटल जो है उसमें अपने यानी कुछ सैंपल लिया और उसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छा इसमें हम जो यूज़ करते हैं जैसे कार्बन टेक्निक है तो इसमें हम जो है आइसोटोप यूज़ करते हैं कार्बन का, कार्बन 14। तो इसमें यानी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जैसे हमने कहा उसको हम मेयर करते हैं। तो सिंपल ये है कि इस मेथड का आइडिया ये है कि अगर हम पानी के सैंपल में कार्बन 14 ऐड कर देंगे तो जो फोटोसिंथेसिस करने वाले आगे फाइटोप्लैंक्टन होंगे वो इस कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर हम मेयर कर सकते हैं कि इन्होंने कितना कार्बन अपटेक किया है, क्योंकि हमने वो यहाँ पर कार्बन 14 उनको जो है दिया है, तो अब जो कार्बन 14 ही आएगा तो उसको हम आगे जो है वो मेयर कर सकते हैं। तो वही जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने क्या किया, वाटर सैंपल लिया उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि कार्बन 14 लेबल सोल्यूशन जो है वो उसमें जो है वो ऐड करेंगे। और ये लेबल्ड कार्बन जो है ये एक ट्रेसर की तरह जो है क्योंकि काम करेगा ताकि हम उसको ट्रेस कर सकें, इसलिए जो है कार्बन 14 आइसोटोप का हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सिंपल को अच्छी तरह से जो है वो मिक्स वगैरह जो है वो हम कर लेंगे। करके उसको लाइट में रखा जाता है ताकि फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो क्या करें, फोटोसिंथेसिस वगैरह जो है वो कर सकें। और उसके बाद जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है वो तैयार हो जाएगा जो भी है। अब कुछ टाइम के बाद हम क्या करते हैं कि उसमें फार्मेलिन वगैरह ऐड करेंगे और उसके बाद फिर उसको यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है फिल्टर सैंपल जो है उसको मेम्ब्रेन फिल्टर से जो है वो पास किया जाता है। इससे फाइटोप्लैंक्टन जो है वो फिल्टर के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे हमारे पास, और ये ऑर्गेनिजम्स कार्बन 14 को क्योंकि एब्जॉर्ब कर चुके हैं तो अब इस फिल्टर को हम ड्राई करके जो है नेक्स्ट क्या करते हैं कि ये जो जीजर काउंटर है या ये एक रेडिएशन मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे जो है हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि कितनी रेडियो एक्टिविटी जो है वो वहाँ पर है। यानी जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी मिलेगी उतना ज़्यादा जो आपका फाइटोप्लैंक्टन है उसने क्या किया होगा कि कार्बन को एब्जॉर्ब किया होगा। तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं कि एक जो ब्लैंक है वो भी जैसे यहाँ पर एक हम ब्लैंक जो है वो रन करते हैं। ब्लैंक का मतलब होता है कंट्रोल सैंपल, तो जिससे बैकग्राउंड इफेक्ट जो है वो समझने में हेल्प मिलती है और स्टैंडर्ड का यूज़ हम वो कंपैरिजन में करते हैं। तो देन डिफरेंट फार्मूले वगैरह हैं उनकी हेल्प से जो है ये देख लेते हैं। बाकी इसमें इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं, बस वही सिंपल मतलब कि इस मेथड से वाटर सैंपल में कार्बन 14 ऐड किया जाता है और फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस के टाइम इस कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। बाद में हम उनकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो मेयर करते हैं और मेयर करके ये चीज़ जो है एस्टिमेट करते हैं कि कार्बन कितना जो है वो उन्होंने फिक्स किया है, और इसी से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है उसको हम एस्टिमेट करते हैं। बस शॉर्ट में इतना याद रख लें, बाकी इतना पूरे स्टेप्स एज इट इज़ उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उतना पूछा नहीं जाएगा। बाकी इसमें जो है प्रोडक्टिविटी वाला जो हमारा ये पार्ट है उसमें एक दो पॉइंट्स जो है वो आप याद रख सकते हैं कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ पर जो है वो हाईएस्ट होती है। तो यहाँ जो NPP है उसकी अगर हम बात करें उसको आप
एक एरिया में पर ईयर के हिसाब से अगर देखें कि पर यूनिट एरिया पर ईयर कितना हो रही है, तो सबसे ज़्यादा आपकी होती है ट्रॉपिकल जो आपके रेन फॉरेस्ट हैं उनके अंदर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जो आपको प्रोडक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद नंबर आता है ईस्चरीज़ का। ईस्चरीज़ हमने पढ़ा था क्या होता है, और ईस्चरीज़ के बाद जो है आपके जो स्वेम्स और मार्शेस हैं उनका नंबर आता है, अगर हम पर यूनिट एरिया पर ईयर के हिसाब से देखें। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि पर ईयर कितना आ रहा है, तो वो अब क्या आएगा, ओशंस में सबसे ज़्यादा ओशंस में प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि ओशन का एरिया ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट जो है एनर्जी फ्लो और फूड चेन का थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। इसमें तो ये उतना ज़्यादा है नहीं है, इसको शॉर्ट में ही देखेंगे। आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी फूड चेन, एनर्जी फ्लो वगैरह, जिसमें आप ये पूरा जो ट्रैफिक लेवल है यानी फीडिंग लेवल्स की बात करते हैं, जिसमें आपके ऑटोट्रॉफ्स आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स जो कि ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करेंगे, जिसमें आपके मैक्रोफाइट्स या उसके अलावा जो आपकी एल्गी डायटम्स वगैरह वो सभी आप जानते हो। देन आपके हेटेरोट्रॉफ्स आ जाते हैं जो कंज्यूमर्स हैं, जिसमें आप उसको डिवाइड करते हो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और आपके टॉप या क्वाटरनरी जो आपके आ जाते हैं कंज्यूमर, जिसमें आप बात करते हो कि आपके प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो हर्बीवोर्स होते हैं, और जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हैं वो प्राइमरी कार्निवोर होंगे, टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कार्निवोर होंगे। ये सब चीज़ें आप जो है इनको अच्छे से देखें। अगर आप खैर आपने जो है काफ़ी टाइम से ये पढ़ते हो, आप जानते ही हो, बट इसको स्टिल अच्छे से आपने देखना है। इसमें जैसे एग्जांपल्स वगैरह हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम की क्योंकि हम बात करें तो यहाँ हमने ज़्यादा एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर जोर देना है। तो आपके जू प्लैंक्टन्स हैं, स्नेल, मसल, कार्प, टर्टल, ये आपके हर्बीवोर्स में आ जाएंगे क्योंकि ये उसके ऊपर फीड करते हैं। बाकी ये ग्रेजर्स ये भी आपके आ जाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स वगैरह, मे फ्लाइज वगैरह जो हैं स्पेशली ये इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने ये एग्जांपल्स जो हैं उनको भी अच्छे से याद रखना है इसमें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉप प्रीडेटर्स में भी आप जैसे देखो तो यहाँ पर ट्यूना है, सीर फिश है, शार्क्स हैं, ये आपकी टॉप प्रीडेटर्स में आ जाती हैं। यहाँ जो फ्रॉग है वो भी आपका अगर आप देखो तो ये आपके टर्शियरी कंज्यूमर वगैरह में। ऐसे तो फूड चेन कम्प्लेक्स होती है जो हम फूड वेब की बात करते हैं, बट ये आपने याद रखना है। बाकी एनर्जी फ्लो में हम 10% आप जानते हो कि जब जो आपकी एनर्जी है जब नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल के अंदर जाएगी, ट्रैफिक मींस फीडिंग लेवल, तो जो एनर्जी है आप जानते हो सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल में जाती है। बाकी जो है इट इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट वगैरह, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना 4 तरह से लॉस, या एसिमिलेशन, रिस्पिरेशन वगैरह, या उस तरह से, तो वो आपकी लॉस हो जाती है जो एनर्जी है। बाकी जो 10% है वही नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल में जाती है। मतलब ये एक अप्रॉक्सीमेट है, 10 से 15% ऐसे जो है नेक्स्ट ट्रैफिक में लेवल में जो है जा सकती है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखें कि जो एनर्जी लॉस, क्योंकि हर एक लेवल में काफ़ी एनर्जी लॉस होता है हम जानते हैं, तो इसलिए जो फूड चेन है दे आर स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू 3 to 5 लेवल्स। यानी अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम जो है इकोसिस्टम कितनी जो है आपकी ट्रैफिक लेवल को सस्टेन कर सकता है, तो वो है 5 से ऊपर नहीं जान सकता, मैक्सिमम 5 है। ऐसे नॉर्मली अगर हम देखें तो 3 to 5। ये आपने याद रखना है कि कितनी मैक्सिमम लेवल ट्रैफिक लेवल्स जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी इसमें ये फूड चेन आप जानते हो कि क्या होता है कि सीक्वेंस है कि जिसमें एक जो है वो दूसरे को ईट कर रहा है, तो ये पूरा आपका सिस्टम चलता है। और इसी में हम एनर्जी की बात करते हैं कि जो एनर्जी है वो फ्लो करती है। आपने पढ़ा है कि एनर्जी आपकी यूनिडायरेक्शनल वे के अंदर जो है वो ट्रैफिक लेवल के थ्रू नेक्स्ट लेवल के अंदर जाती है। और इसमें ये आपके ट्रैफिक लेवल्स अगर हम देखें तो यानी फीडिंग लेवल्स होती हैं जो हमने रखी, जैसे सबसे पहले आपके जो है वो आपके प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स। उसके ऊपर जो नेक्स्ट लेवल आपकी आ जाती है वो आपके कंज्यूमर्स में आ जाती है। जैसे यहाँ एग्जांपल अगर हम लें एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो आपके फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर हैं सबसे नीचे आ जाएंगी, पहली ट्रैफिक लेवल। देन सेकंड आपके जो है जू प्लैंक्टन आ जाएंगे। देन नेक्स्ट लेवल जो आपकी होगी उसमें आपके इंसेक्ट्स आ जाएंगे। देन नेक्स्ट जो है वहाँ पर ब्लू गिल वगैरह, देन आपके लार्ज मोस्ट डिफरेंट फिशेस वगैरह होंगी, टर्टल है, बैक्टीरिया लास्ट में डिकम्पोज करेगा। तो मतलब ये फूड चेन जो है डिफरेंट टाइप्स की आपने जैसे पढ़ी हैं, जिसमें आपने ग्रेजिंग फूड चेन पढ़ी है, डिट्रिटस 2 मेन पढ़ी हैं। उसके अलावा एक्वेटिक सिस्टम की हम यहाँ पर क्योंकि मेनली हमने बात करनी है, तो इन 2 फूड चेन के अलावा आपने पैरासिटिक फूड चेन भी पढ़ी है, और यहाँ पर एक हम प्रीडेटर फूड चेन भी जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ग्रेजिंग फूड चेन जो है ये क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो ये स्टार्ट करेगी आपकी एल्गी, ग्रीन प्लांट्स, या जो मैक्रोफाइट्स होते हैं हमने पढ़े थे, या जो आपके फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन्स हैं उनसे।
इसमें आप जैसे ये फ्लो जो है ये एग्जांपल है कि फाइटोप्लैंक्टन है, उनको जैसे कोपीपोड्स जो है वो ईट करेंगे। कोपीपोड्स को फिश ने खाया, फिश को शार्क ने खाया। डिट्रिटस जो है वो स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेब्रिस से, ये आप जानते हैं। यहाँ पर जो आपका यानी डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं, जैसे ग्रेजिंग फूड चेन है ये डायरेक्टली डिपेंड करती है स्टार्टिंग में ही सनलाइट से। डिट्रिटस जो है वो डायरेक्टली नहीं है, बट हम जानते हैं कि किस तरह से है। तो ये जो आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर है या डेब्रिस है, क्योंकि वहां से स्टार्ट कर रही है, तो उसको कौन खाएगा? डिट्रीवोर्स। डिट्रीवोर्स यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, वो इसको खाएंगे। और उनको देन जो है फिशेस वगैरह खाएंगी ये, और उसके बाद ये इनऑर्गेनिक मैटर में एंड करेगा, जिसमें आपके जैसे डीकम्पोजर्स हम जानते हैं, बैक्टीरिया और फंगस वगैरह जो हैं मेनली वो आपके डिट्रीवोर्स हैं, तो वो उसको खाएंगे। और बदले में जैसे डिट्रीवोर्स जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो आपके आगे कौन से प्रोटोजोन, जैसे प्रोटोजोन हो गया, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, ये कुछ वॉर्म्स हैं पोलिकिटा क्लास से, क्रस्टेशियंस हैं कुछ जैसे क्रैब, श्रिम्प्स वगैरह, या मलस्कन्स हैं, क्लेम्स, नेमाटोड वर्म्स हैं, तो ये सब जो है ये आपके डिट्रीवोर्स। ये एग्जांपल्स आप पक्का से जो है याद रखें, इंपॉर्टेंट हैं कि ये आपके डिट्रीवोर्स ऑर्गेनिजम्स हैं। और बदले में आप इनको जो है कोई छोटी फिश खाएगी, देन बड़ी फिश खाएगी, शार्क खाएगी, तो वो आपकी जो फूड चेन है डिट्रीटस ये इस तरह से चलेगी। प्रीडेटरी तो जैसे हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कैप्चर कर रहा है, खा रहा है, दैट इज प्रीडेशन। तो प्रीडेटर क्या होता है? एनिमल दैट किल्स इज प्रीडेटर, और जो जिसके ऊपर हंटिंग की गई वो प्रीडेशन है उसका। यहाँ पर जैसे आप यही जो सिंपल हमने पीछे एग्जांपल ली थी, या और आप जानते हो इसको, ये सिंपल है। पैरासिटिक में पैरासाइट्स जो हैं उनसे ये स्टार्ट होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरे की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं और वहां से अपना फूड शेल्टर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फूड चेन आपकी है यानी पैरासाइट से स्टार्ट होगी, से कोई पैरासाइट है जो जैसे आप मान लो कि कोई ब्लड सकिंग जैसे लीच वगैरह होगी, वो अगर फिश के अंदर रह रही है तो वो वहां से स्टार्ट हम करेंगे, देन वो जो है सुहान उस तरह से जाएगी। यहाँ पर ये फूड वेब का है, क्योंकि हम जानते हैं कि फूड चेन जो है वो कनेक्टेड होती है, और आपका जो है सिंपल नहीं होती बल्कि एक फूड वेब बनाती है। ये हमें सिलेबस के अंदर जो है पिरामिड्स वगैरह का नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे चाहें तो ये आप थोड़ा देख सकते हैं कि शेप पिरामिड की कैसी होती है, क्योंकि एनर्जी फ्लो है तो उसी में कहीं ना कहीं इसका भी थोड़ा आ जाता है कि जो आपका जैसे पिरामिड जो है इसका कंसेप्ट एल्टोनियन ने दिया था, जो ये सदरलैंड एल्टन है सारी, तो इसीलिए इनको एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। और यहाँ पर हम ग्राफिकली जो है आप जानते हो रिप्रेजेंट करते हैं, बस इसमें थोड़ा आपने पढ़ा है बट थोड़ा शेप जो है उसको आप जो है याद रखें कि जैसे पिरामिड ऑफ नंबर अगर हम देखें और पिरामिड ऑफ एनर्जी देखें, तो मेनली ये आपको जो है वो अपराइट शेप में देखने को मिलता है। स्पेशली अगर यहाँ पर हम नंबर की बात करें तो ये शेप बस आपने याद रखनी है कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो आपको, क्योंकि हम जानते हैं नंबर जो है वो प्रोड्यूसर का ज़्यादा होता है यहाँ पर, देन हर्बीवोर उससे कम होंगे, उससे कम उससे कम, तो डिक्रीज करता जाता है। तो सबसे यहाँ पर यही है कि जो आपकी शेप है वो आपको अपराइट टाइप इस तरह से देखने को मिलती है। ये इसमें एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टन, जू फिश और शार्क की। बायोमास की अगर हम बात करें तो बायोमास जो है वो इन्वर्टेड आपको देखने को मिलता है, कहाँ पर? जो आपके पोन्ड इकोसिस्टम है या एक्वेटिक इकोसिस्टम आप कह लीजिए, वहाँ पर अपराइट होता है। बाकी जो आपके जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका जैसे फॉरेस्ट वगैरह इकोसिस्टम है, वहाँ स्पिंडल शेप आपने पढ़ा होगा, बट यहाँ हम मेनली एक्वेटिक के साथ जो है वो हैं, तो ये आपने याद रखना है कि हम एक्वेटिक की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्वर्टेड होगा। ऐसे अगर आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बात करो तो वहाँ पर ये आपको अपराइट ही देखने को मिलता है यूजुअली, बट यहाँ हमने इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये क्योंकि जो नंबर है वो जो बायोमास है वो डिक्रीज करता जाता है। नेक्स्ट जैसे जैसे हम लेवल्स में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बायोमास है वो इंक्रीज कर सॉरी डिक्रीज नहीं इंक्रीज करता है। जैसे जो आपके जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हैं उनका जो बायोमास है वो सबसे कम होता है, लेकिन नंबर में वो सबसे ज्यादा है, लेकिन बायोमास उनका सबसे कम होता है। जो उनको खाने वाले आगे से कोपीपोड्स वगैरह हैं उनका जो बायोमास है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, उनको खाने वाली जो फिश है उनका बायोमास और ज़्यादा होगा, तो ये इन्वर्टेड शेप आपको देखने को मिलती है। बाकी एनर्जी तो हमेशा आप जानते हो अपराइट ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। जैसे मान लो सबसे नीचे यहाँ पर जो है वो आपकी 1000 थी, तो ऊपर आते आते क्योंकि 10% ही आएगी तो ये 100 जूल बच जाएगी, देन 100 से ऊपर 10 बच जाएगी, इधर जो है 1 बच जाएगी 0.1, तो वो इस तरह से जो है वो आपका एनर्जी का फ्लो जो है वो रहता है। ये बाकी यहाँ पर
ये कुछ एग्जांपल हैं कि आपका ऑर्गेनिज्म कौन सी ट्रैफिक लेवल के अंदर आ रहा है और क्या फूड जो है वो कंज्यूम करता है। फाइटोप्लैंक्टन तो ये आपके सिंपल सनलाइट जो है उसको यूज़ करके जो है वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे। देन आपके ये ज़ूप्लैंक्टन है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। स्नेल जो है वो किस कैटेगरी में है, ये किस में, ये आप देख लें यहाँ से। ये भी इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। ये आपका प्रोडक्टिविटी और फुल एनर्जी वाला एनर्जी फ्लो वगैरह वाला जो पार्ट था, तो ये यहाँ पर हमारा होता है कंप्लीट।